डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, रेखिक समीकरणों के हल। आपने पिछली क्लासेस में जो रेखिक समीकरणों के हल पढ़े भी होंगे, जिनमें आपने क्रैमर्स रूल बाय मैट्रिक्स आपने इक्वेशन को सॉल्व भी किया होगा। आज हम कुछ डिफरेंट मेथड करने जा रहे हैं। पहला है हमारा गॉस एलिमिनेशन मेथड। आपने इसको गॉस एलिमिनेशन मेथड को पिछली क्लासेस में आपने मैट्रिक्स की तरह से सॉल्व किया हुआ होगा, क्योंकि गॉस एलिमिनेशन मेथड को हम मैट्रिक्स से भी सॉल्व करते हैं और ये बिल्कुल मैट्रिक्स से जिस प्रकार से सॉल्व करते हैं उसी तरीके से हम यहाँ इक्वेशंस में सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इस मेथड में हम जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, रेखिक बीजीय समीकरणों का निकाय, जैसे कि ए एक्स इज इक्वल टू बी के अंदर जो मैट्रिक्स है ए एक्स इज इक्वल टू बी की मैट्रिक्स ए, जिसको कि हम गुणांक मैट्रिक्स कहते हैं, उसको हम अपर ट्रायंगलाइजेशन में रिड्यूस करके मतलब हम चाहते हैं कि वो ऊपरी त्रिभुजीकरण में, मतलब जो नीचे के जो एलिमेंट्स होते हैं सेकंड रो में एक, थर्ड में ज़ीरो, ट्रायंगल की शेप में हम ज़ीरो ज़ीरो कर देते हैं, में रिड्यूस करके और बैक सब्सटीट्यूशन के द्वारा हम अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू को ज्ञात करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि x प्लस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 9, 8x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 20, 4x प्लस 11y माइनस z इज इक्वल टू 33। इसको हमें सॉल्व करना है बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो हम इसमें चाहेंगे कि हम पहले इसको अपर ट्रायंगलाइजेशन मीन्स ऊपरी त्रिभुजीकरण में हम पहले इसको परिवर्तित करेंगे। हम ये नहीं कि हम सीधे इसको सॉल्व कर दें। उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, जो फर्स्ट इक्वेशन थी और उसकी हेल्प से सेकेंड और थर्ड इक्वेशन के x के कोफिशिएंट्स को ज़ीरो बनाया है। उसके लिए हमने क्या किया कि सेकेंड इक्वेशन को हमने में से फर्स्ट इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया और थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्ट कर दिया, जिसको मैंने लिखा है इक्वेशन 2 माइनस 8 इंटू इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 3 माइनस 4 इंटू इक्वेशन नंबर 1। जब हमने इनको, इसीलिए मैंने इनको 4, 5, 6 आगे नाम दिए ताकि मैं इस मेथड को क्लियर कर सकूं। तो हमारे पास जो इक्वेशन मिली वो आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज़ x प्लस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 9, जिसे मैंने 4 नंबर दिया है, और सेकेंड बिकम्स 0 माइनस 11y माइनस 30z इज इक्वल टू माइनस 52, और थर्ड इक्वेशन बिकम 0 प्लस 7y माइनस 17z इज इक्वल टू माइनस 3। इसको मैंने सिक्स्थ इक्वेशन दिया है। अब हम क्या करते हैं कि जो अपना सेकेंड जो अब आने वाली यानी कि अब फिफ्थ इक्वेशन है, उसमें y का कोफिशिएंट 1 बना देते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, इसको 11 से डिवाइड कर दिया। तो हमने इक्वेशन नंबर फिफ्थ को 11 से डिवाइड कर दिया। तो x फर्स्ट इक्वेशन मीन्स फोर्थ रिमेन सेम, x प्लस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 9, 0 प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 11 कर रहे हैं, तो प्लस के 30 अपॉन 11 जेड इज इक्वल टू 52 अपॉन 11। थर्ड एज इट इज़, जो इक्वेशन यानी सिक्स्थ इक्वेशन सेम, और उसको हमने नाम दे दिया है 9। अब हमारे पास 7, 8, 9 में से दो तरीके हैं। या तो मैं क्या कर सकती हूँ, नाइन्थ इक्वेशन के y कोफिशिएंट को 0 बनाने के लिए मैं एट्थ इक्वेशन जो है उसको 7 से मल्टीप्लाई करूँ और सब्ट्रैक्ट कर दूँ। एट्थ इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करके नाइन्थ में से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो भी सही है। और अदरवाइज हमने यहाँ क्या किया है, मैंने थर्ड जो अपनी इक्वेशन है इसको मैंने जो हमारी नाइन्थ इक्वेशन थी उसको मैंने 7 से डिवाइड कर दिया। 7 से डिवाइड कर दिया तो जो नाइन्थ इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये दो तो सेम रह गई, जो हमारी 7th और 8th थी, हमारी चेंज कौन हो गई, उसको नाम दे दिया मैंने अब 10th और 11th। और अब नई इक्वेशन बन जाएगी 0 प्लस वाई माइनस 17 अपॉन 7 जेड इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 7, जिसको नाम दिया है मैंने 12th इक्वेशन। और अब हमने सब्ट्रैक्ट कर दी इक्वेशन नंबर 12 में से इक्वेशन नंबर 11। जैसे हमने सब्ट्रैक्ट की तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 9,
जो एज इट इज़ 0 + y + 30/11 z इज इक्वल टू 52/11, और नई इक्वेशन क्या बन जाएगी 0 + 0 - 397/77 z इज इक्वल टू -397/77। जिसको अपन सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास इक्वेशन बन गई x + y + 4z इज इक्वल टू 9। सेकेंड इक्वेशन में x नहीं है तो 0 और +y + 13/z इज इक्वल टू 52/11, और जो हमारी लास्ट इक्वेशन है वो बन गई 0 0 और केवल z इज इक्वल टू 11। तो देखिए अपर ट्रायंगुलर बन गई है हमारे पास, x y और z के कोफिशिएंट यहाँ 1 1 बन गए हैं, और जो सेकेंड जो इक्वेशन हमारे को b मिली है उसमें x का कोफिशिएंट 0 है, और जो सी इक्वेशन उसमें x और y का कोफिशिएंट 0। तो हमें गॉस एलिमिनेशन मेथड में पहले इक्वेशन को इसी फॉर्म में लाना होगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, z इज इक्वल टू 1, अब बैक सब्सटीट्यूशन, z की वैल्यू को हम b इक्वेशन में रख देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 52/11 - 30/11, आंसर आ गया 2। तो y इज इक्वल टू 2, y और z की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, यानी बैक सब्सटीट्यूशन, यानी इक्वेशन नंबर ए में। तो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 1। अब गॉस एलिमिनेशन मेथड यदि आता है लिखा हुआ तो हमें पहले इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करके और फिर ही हमें इसको सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट है हमारा जैकोबी मेथड। जैकोबी मेथड में हम क्या करते हैं, सपोज हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखी हैं, वो है a11x1 + a12x2 अप टू a1xn इज इक्वल टू b1 फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड a21x1 a22x2 अप टू a2nxn इज इक्वल टू b2 एंड सो ऑन। तो an1x1 + an2x2 + annxn इज इक्वल टू bn, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है और इसको हमने नाम दे दिया है a। यहाँ हम इक्वेशन को इस तरह से अरेंज करते हैं कि aii इज ग्रेटर देन aij, मीन्स a11 मस्ट बी ग्रेटर देन a21 a23 a31 an1, ठीक है। सिमिलरली a22 मस्ट बी ग्रेटर देन a12 a1 a3, हमारे पास थर्ड रो आ जाएगी a32 an2 एंड सो ऑन। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम अरेंज करते हैं aii must be greater than aij for all i's from 1 to n and j is from 1 to n and i is not equal to j। अब हम इस इक्वेशन नंबर जो a थी, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस थी, उसमें हमने फर्स्ट इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, हमने x1 को लेफ्ट हैंड साइड में रखा और सारी टर्म्स हम राइट हैंड साइड में ले गए। x1 इज इक्वल टू 1/a11 ब्रैकेट में v1 माइनस a12x2 अप टू a1xn। सिमिलरली x2 फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन एंड सिमिलरली लास्ट इक्वेशन से xn हमने बिल्कुल सेम वे में कैलकुलेट कर लिया और इसको नाम दे दिया हमने b। अब फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन क्या है, जो हमारे पास b इक्वेशन है उसमें जब हमें x1 का फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन कैलकुलेट करना है तो x2 x3 xn सबको 0 रख देते हैं, और जब हमें x2 का फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालना है तो जो हमारे पास b में सेकेंड इक्वेशन आई है उसमें हम x2 को छोड़ करके सबको 0 रख देते हैं। सिमिलरली जो हमारे पास लास्ट इक्वेशन है उसमें हम xn को छोड़ करके सभी x1 x2 xn -1 को 0 कर देते हैं, और सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में जो हमें x1 1 मिला x2 1 मिला, मीन्स फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन जो मिला उसको सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में इन्हीं वैल्यूज जो हमारे पास में b इक्वेशन थी उनमें हम जब फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन मिला उन्हें सब्सटीट्यूट करके सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकालते हैं। जब हमें सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन मिल जाएगा तो फिर b इक्वेशन में हम सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यूज़ को रख करके और थर्ड अप्रॉक्सीमेशन एंड सो ऑन, हम इस तरह से कंटिन्यूस इस प्रोसेस को करते हैं, और फिर हम जहाँ में x1 x2 xn फिक्स्ड आ जाए अप टू 2 और 3 डेसिमल प्लेसेस पे उस आंसर को हम सही मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमको दे रखा है 2x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 5 and x1 plus 3x2 minus 2x3 is equal to 7 and x1 plus 2x2 plus 3x3 is equal to 10।
हमें ये इक्वेशन दे रखी है और हमें इसको सॉल्व करना है जैकोबी मेथड से। तो देखिए हम कैसे करेंगे। हमने सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में देखा कि 2x1 है, तो 2x1 नीचे की दोनों इक्वेशन जो अपने पास a21 और a21 और a31 है उनसे बड़ा हो गया। सिमिलरली सेकंड में a22 इज़ ग्रेटेस्ट और थर्ड इक्वेशन में a33 इज़ ग्रेटेस्ट। तो इस समय हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसको चेंज करने की, जैसे तो हमें जो सिस्टम में दे रखी इक्वेशन हमने एज इट इज़ 1 2 3 ले लिया। अब फर्स्ट हमने फर्स्ट इक्वेशन से x1 की वैल्यू कैलकुलेट की, हाफ ऑफ 5 प्लस x2 माइनस x3 से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सेकेंड इक्वेशन से x2 कैलकुलेट किया तो 1/3 7 माइनस x1 प्लस 2x3 इज इक्वेशन नंबर 5 एंड x3 इज इक्वल टू 1/3 10 माइनस x1 माइनस 2x2 थर्ड इक्वेशन से निकाला, इसको हमने नाम दिया है 6। अब 4 5 6 पूरे सिस्टम को हमने a नाम दे दिया। अब सबसे पहले x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू एंड x3 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 4 5th एंड 6th। तो हमने जब x1 का फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालना है तो x2 x3 को 0 रखा, x2 के अप्रॉक्सीमेशन के लिए हमने x1 और x3 को 0 रखा है और x3 के फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के लिए x1 और x2 को। तो क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा x1 का फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन 5/2, x2 का फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन 7/3 और x3 का फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन 10/3, जिसको मैंने सॉल्व कर लिया है। अब हम इन वैल्यूज़ को जो हमें फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन मिला है उसको हमने इक्वेशन नंबर ए की फर्स्ट सेकेंड मतलब फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन में सब्सटीट्यूट किया तो हमें सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन मिला। तो फर्स्ट सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू के लिए हाफ ऑफ 5 प्लस 2.33 माइनस 3.33 एंड वी गेट 2। सिमिलरली x2 का सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन 1/3 फ्रॉम फिफ्थ इक्वेशन 7 minus 2.5 plus 2 into 3.33 and this is equal to 3.7222। x3 का अप्रॉक्सीमेशन हो जाएगा सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन फ्रॉम सिक्स्थ इक्वेशन, तो 1/3 10 माइनस 2.5 माइनस 2 इंटू 2.333 और सॉल्व करने पर आ जाएगा 0.94446। इसका मतलब हमारे सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन हो गया x1 का सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन 2, x2 का 3.7222 और थर्ड x3 का सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन 0.94446। अब थर्ड अप्रॉक्सीमेशन के लिए अगेन वही फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन और हमने जो अभी अपन ने सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन से वैल्यू निकाली है उनको सब्सटीट्यूट कर दिया और सब्सटीट्यूट करने पर हमें थर्ड अप्रॉक्सीमेशन मिला। इन थर्ड अप्रॉक्सीमेशन से जो वैल्यू मिली उन्हें फिर से हमने इक्वेशन नंबर ए की फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन में रखा तो हमें फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन मिला 3.555 x1 का, x2 के लिए 1.160 और x3 के लिए 0.5061। इन वैल्यूज़ को हमने फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन के लिए सब्सटीट्यूट किया इक्वेशन नंबर ए की फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन में। तो हमें x1 की वैल्यू मिली 2.82719, x2 की 1.485598 और x3 की वैल्यू मिल रही है 1.374476 जो अप्रॉक्सीमेट इनके बराबर। हमने फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन क्योंकि लगभग फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन के लगभग बराबर है तो हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा।